ओके सो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इस साल के जो आईसीएसई 2023 बोर्ड एग्ज़ाम का मैथ्स पेपर है उसके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1। सबसे पहले हम लोग को दो मैट्रिसेस दिया है 2004, ये एक 2x2 मैट्रिक्स है, मल्टीप्लाइड बाय XY, ये 2 रोज 1 कॉलम यानी कि 2x1 मैट्रिक्स है। एंड ये जो मैट्रिसेस है इनका प्रोडक्ट भी एक 2x1 मैट्रिक्स होगा एंड उसका वैल्यू हम लोग को दिया है 2 एंड -8। नाउ हम लोग को एक्स और वाई फिगर आउट करना है। तो बेसिकली हम लोग को इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके उसके बाद जो भी एलिमेंट्स आएगा उसको इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के साथ कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट करना है और फिर उसके बाद हम लोग को एक्स और वाई का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली हम लोग को मालूम है कि मल्टीप्लिकेशन में जो लेफ्ट हैंड साइड में मैट्रिक्स होता है उसका रो और राइट हैंड साइड वाले मैट्रिक्स का कॉलम मल्टीप्लाई होता है। तो 2 0 मल्टीप्लाई होगा एक्स वाई के साथ। कैसे होगा? 2 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई। तो 2 इंटू एक्स यानी 2x प्लस 0 इंटू वाई यानी 0, 2x प्लस 0 यानी 2x ही आएगा। उसके बाद 0 4 मल्टीप्लाइड बाई एक्स वाई, फिर वैसे ही होगा 0 इंटू एक्स, इसका पहला इंटू इसका पहला प्लस इसका दूसरा इंटू इसका दूसरा। 0 इंटू एक्स यानी 0 प्लस 4 इंटू वाई यानी 4y, तो यहाँ पे आ जाएगा 4y एंड दैट इज इक्वल टू 2 - 8। तो 2x इक्वल टू 2 मतलब x इक्वल टू 1 एंड 4y इक्वल टू -8 मतलब y इक्वल टू -8/4 यानी -2। तो 1, -2 यानी कि जो ऑप्शन ए है वो सोल्यूशन होगा इसका। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू में मूव करते हैं। सो नेक्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 2, इसमें लिखा है इफ x - 2 इज अ फैक्टर ऑफ x³ - kx - 12 देन द वैल्यू ऑफ k इज। तो यहाँ पे हम लोग को k का वैल्यू निकालना है प्रोवाइडेड दैट दिस पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सपोज हम इस पॉलिनोमियल को लेते हैं एज px एंड ये वाला जो पॉलिनोमियल है इसको कंपेयर करेंगे हम x - a के साथ। हम लोग को मालूम है फैक्टर थ्योरम के स्टेटमेंट से कि इफ x - a इज अ फैक्टर ऑफ px देन p ऑफ a इक्वल टू 0, यानी कि px में x के जगह पे a डाल देंगे तो उस एक्सप्रेशन का वैल्यू फिर 0 आएगा, प्रोवाइडेड कि x - a इसका फैक्टर है। तो यहाँ पे अगर कंपेयर करेंगे तो हम लोग को दिख रहा है कि a का वैल्यू होगा 2, इसका मतलब है कि p ऑफ 2 विल बी इक्वल टू 0, यानी कि हम लोग को x के जगह पे 2 पुट करना है। तो 2³ - k इंटू 2 - 12 इक्वल टू 0। इसको अगर सॉल्व करेंगे इजीली एक लीनियर इक्वेशन हमको मिल रहा है k में, तो k का वैल्यू हमको मिलेगा -2 विच इज़ ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3 बहुत ईजी है, ऑल्दो सर्कल्स का क्वेश्चन है लेकिन सर्कल्स जनरली हार्ड लगता है स्टूडेंट्स को, बट ये वाला क्वेश्चन बहुत ईजी है। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है द गिवन डायग्राम RT इज अ टेंजेंट, ये एक टेंजेंट है दिख रहा है, एक ही पॉइंट S पे सर्कल को टच कर रहा है, टचिंग द सर्कल एट S। इफ एंगल PST इज इक्वल टू 30 डिग्री, PST यानी कि ये वाला एंगल यहाँ पे 30 डिग्री हम लोग को दिख रहा है, एंड एंगल SPQ इज इक्वल टू 60 डिग्री, देन एंगल PSQ यानी कि इस एंगल के बारे में हम लोग से पूछा है, ये वाला एंगल कितना होगा, दिस एंगल। तो अब यहाँ पे हम लोग को सिंपली ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम अप्लाई करना है, बिकॉज यहाँ पे कॉर्ड और टैंजेंट के बीच का जो एंगल है ये 30 डिग्री, ये इक्वल होगा टू द एंगल इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट यानी ये वाला एंगल, तो ये भी 30 होगा और फिर ये 30 और ये 60 होगा। तो ऑटोमेटिकली क्योंकि किसी भी ट्राइंगल का तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है तो इसको 90 डिग्री होना ही पड़ेगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। A letter is chosen at random from all the letters of the English alphabets. The probability that the letter chosen is a vowel. तो हम लोग को मालूम है कि 26 लेटर्स होते हैं टोटल सारे अल्फ़ाबेट्स मिला करके, और उसमें से 5 वावल्स होते हैं। तो सारे लेटर्स में से एक लेटर को चूज़ करेंगे और वो वावल निकलेगा। इसका चांस होगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स यानी 5 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स यानी 26, तो 5/26। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 5। इफ 3 इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - px + 3 इक्वल टू 0 देन p इज इक्वल टू। तो यहाँ पे बोला है कि 3 इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन, इसका मतलब ये है कि अगर x के जगह पे हम लोग 3 लगाएंगे तो उस एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 ही आएगा। तो x के जगह पे हम 3 लगा सकते हैं और इक्वल टू 0 करके सॉल्व कर सकते हैं, मतलब 3² - p इंटू 3 + 3 इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे सॉल्व करेंगे 9 + 3 - 3p इक्वल टू 0,
ये 12 आएगा, उस साइड चला जाएगा तो -3p इक्वल टू -12, माइनस माइनस कैंसिल, p का वैल्यू 4 आएगा, विच इज ऑप्शन ए। उसके बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलैरिटी वाले चैप्टर से है। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें दिया है, इन द गिवन फिगर एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल DCP इक्वल टू 70 डिग्री। BAP यानी कि ये वाला एंगल, BAP ये एंगल इक्वल टू एंगल DCP यानी ये एंगल इक्वल टू 70 डिग्री। हम लोग ये जानते हैं यहाँ पे ये दोनों एंगल्स इक्वल होने का मतलब है कि ये ट्राइंगल DCP और ये ट्राइंगल BAP ये दोनों सिमिलर होंगे, बिकॉज ऑलरेडी ये वाला एंगल जो है ये कॉमन है दोनों ट्राइंगल्स में, एंड फिर ये दोनों एंगल्स भी इक्वल है। इसका मतलब कि एंगल रूल से हम लोग को ये समझ में आ रहा है कि ये ट्राइंगल और ये बड़ा वाला ट्राइंगल ये दोनों सिमिलर है। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो फिर हम लोग यहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, ये एंगल दोनों में कॉमन है, ये एंगल दोनों में इक्वल है, तो फिर ये वाला एंगल इस ट्राइंगल का विल बी इक्वल टू ये वाला एंगल इस ट्राइंगल का, यानी कि ये दोनों लाइंस के हिसाब से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी इक्वल एंड दैट मीन्स दीज टू लाइंस आर पैरेलल। तो हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं एंड दैट मीन्स PC बाई AC इज इक्वल टू PD बाई DB। हम लोग को यहाँ पे PD इज टू DB ही चाहिए, तो PD इज टू DB इज इक्वल टू PC बाई AC यानी 6/4 यानी 6:4। 6:4 को अगर रिड्यूस करेंगे तो आ जाएगा 3:2 यानी कि ऑप्शन C। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है, द प्रिंटेड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹3080 यानी कि जो मार्क प्राइस है वो 3080 है और रेट ऑफ GST है 10%। तो ऑब्वियसली जो GST चार्ज होगा वो कितना होगा, जो रेट ऑफ GST यानी 10%, 10/100 इंटू जो प्रिंटेड प्राइस है यानी 3080। तो यहाँ पे सब कुछ कट जाएगा तो आंसर आएगा ₹308 यानी ऑप्शन B। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए इक्वल टू, बहुत ईजी क्वेश्चन है, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, A प्लस बी इंटू A माइनस बी होता है A² माइनस B², तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए यानी कि cos स्क्वायर ए, और cos स्क्वायर ए है ऑप्शन नंबर D। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, ट्राइंगल ABC के वर्टिसेस यानी A, B और C तीनों का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है एंड हम लोग को इस ट्राइंगल का सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट्स मांगा है। डायरेक्ट फार्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। बस उसको कैलकुलेट करके हम लोग को मिल गया 2,2 दैट इज ऑप्शन A। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इसमें लिखा है द nth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन AP इज 2n प्लस 5, द 10th टर्म इज। अब यहाँ पे nth टर्म जो है दैट इज 2n प्लस 5, मतलब an इज इक्वल टू 2n प्लस 5। तो अगर 10th टर्म निकालना है तो सिंपली हम क्या करेंगे, n के जगह पे 10 लगा देंगे, बिकॉज n जो है वो टर्म का इंडेक्स या पोजिशन है। तो an इज इक्वल टू 2n प्लस 5, तो a10 इज इक्वल टू 2 इंटू 10 प्लस 5, कैलकुलेट करेंगे तो 25 आ गया विच इज ऑप्शन C। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 4 एंड 9 इज। मीन प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला होता है B² इक्वल टू AC या फिर B इक्वल टू √AC, जिसमें A और C होते हैं फर्स्ट एंड थर्ड प्रोपोर्शनल रेस्पेक्टिवली। तो B इज इक्वल टू √AC यानी √4 इंटू 9, बिकॉज इन दोनों के बीच का मीन प्रोपोर्शनल यानी B का वैल्यू निकालना है, तो ये हो जाएगा √36 विच इज़ नथिंग बट 6, ऑप्शन B। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटिस्टिक्स से है, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड ग्राफिकली फॉर अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हम लोग ये जानते हैं कि जो मोड है वो हिस्टोग्राम से निकाला जा सकता है, मीडियन एंड क्वार्टाइल्स जो है वो ओजीव से हम लोग निकालते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व से। बस एक मीन ही है जिसको हम लोग ग्राफिकली नहीं निकाल सकते, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन D यानी कि मीन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है बट बहुत इजी है। वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 3 सेंटीमीटर इज 48 पाई।
सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, एंड यहाँ पे वॉल्यूम दिया है 48 पाई, इसका मतलब पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 48 पाई, पाई पाई गेट्स कैंसल्ड आउट, तो आर स्क्वायर एच इक्वल टू 48 होगा। एंड हाइट का वैल्यू, एच का वैल्यू 3 दिया है, तो आर स्क्वायर इंटू 3 इक्वल टू 48, तो आर स्क्वायर हो जाएगा 48/3 यानी 16, तो आर का वैल्यू हो जाएगा 4, विच इज़ नथिंग बट ऑप्शन सी, 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है नवीन डिपॉजिट्स ₹800 पर मंथ इन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर 6 months, यानी P का वैल्यू हो गया 800, N का वैल्यू हो गया 6। इफ़ ही रिसीव्स ₹4884 एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, इसका मतलब मैच्योरिटी वैल्यू हो गया 4884, देन द इंटरेस्ट ही अर्न्स, तो I का वैल्यू कितना होगा? तो 4884 इक्वल टू प्रिंसिपल यानी 800 इंटू नंबर ऑफ मंथ्स यानी 6 प्लस I, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 4884 इक्वल टू 4800 प्लस I, तो इसका मतलब है ये 4800 को अगर लेफ्ट हैंड साइड पे ले लेंगे तो 4884 माइनस 4800 इक्वल टू I, यानी कि आंसर होगा ₹84, दैट इज ऑप्शन ए। इसके बाद लास्ट MCQ, the solution set for the inequation 2x plus 4 less than equal to 14 where x belongs to whole number। अब यहाँ पे 2x plus 4 less than equal to 14 है, तो हम 4 को उस साइड ले जाते हैं, मतलब कि 2x less than equal to 14 minus 4 यानी 10, सो ये 2 डिवीजन में चला जाएगा राइट हैंड साइड में, मतलब x less than equal to 10/2 यानी 5। अब x less than equal to 5 है, मतलब कि x का वैल्यू 5 से इक्वल या उससे कम हो सकता है, बट ज़्यादा नहीं हो सकता। एंड बिकॉज x बिलोंग्स टू होल नंबर है, इसका मतलब कि x का वैल्यू 0 से शुरू होगा, बिकॉज होल नंबर्स का सेट 0 से स्टार्ट होता है। तो इसलिए हम लोग 0 से लेकर के 5 तक जाएंगे, तो 0 1 2 3 4 5, यानी कि ऑप्शन बी जो है दैट विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये था MCQ सेक्शन इस बार के मैथ्स पेपर का, काफ़ी ईजी था। इसके बाद अगर बाकी के क्वेश्चन पेपर में अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है या उसका सोल्यूशन चाहिए क्रॉस चेक करने के लिए, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइए। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहुत सारे MCQs फॉर अपकमिंग ICC बोर्ड एग्जामिनेशंस इन मैथमेटिक्स। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद GST। पहला क्वेश्चन, फॉर इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन IGST विल बी, ये क्वेश्चन है और ऑप्शंस दिया हुआ है 100%, 75%, 50% एंड 0%। अगर इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन है, इसका मतलब कि वो ट्रांजैक्शन हो रहा है बिटवीन द बायर एंड सेलर विद इन द सेम स्टेट। इसका मतलब है कि एक ही स्टेट में बायर और सेलर दोनों हैं, तो फिर जो हमारा IGST का कंपोनेंट होगा वो 0 होगा, बिकॉज कोई IGST उसमें लगेगा ही नहीं, बिकॉज इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन में मतलब कि जब ट्रांजैक्शन विद इन द सेम स्टेट होता है तब फिर सिर्फ CGST और SGST लगता है, तो इसलिए इसका आंसर होगा D यानी कि 0%। सो दिस विल बी द राइट आंसर, यहाँ पे कोई भी IGST नहीं लगेगा। अगर यही क्वेश्चन इंटरस्टेट होता फॉर इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन, तो फिर इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन यानी कि अगर बायर और सेलर दो अलग अलग स्टेट्स में है तब उसको हम लोग इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन बोलते हैं। उस केस में सिर्फ और सिर्फ IGST लगेगा, दैट मीन्स कि जो पूरा का पूरा GST अमाउंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ही जाएगा, उस केस में IGST होता 100%। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, परसेंटेज शेयर ऑफ SGST इन टोटल GST फॉर इंट्रास्टेट सेल। परसेंटेज शेयर ऑफ SGST इन टोटल GST फॉर इंट्रास्टेट सेल, इसका मतलब कि अगर कोई सेल इंट्रास्टेट मतलब कि विद इन द सेम स्टेट बायर और सेलर दोनों है और सेल हो रहा है, तब फिर जो टोटल GST का अमाउंट होगा उसमें से SGST कितना होगा। तो ये बात हम लोग जानते हैं कि अगर विद इन द सेम स्टेट सेल हो रहा है तो फिर जो टोटल GST है उसमें से आधा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है एज CGST और बाकी का आधा स्टेट गवर्नमेंट को जाता है एज SGST। तो इसका मतलब कि टोटल GST के शेयर में 50% सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा और 50% स्टेट गवर्नमेंट, तो 50% CGST होगा और फिर बाकी का 50% SGST। तो इसका आंसर होगा 50% यानी कि ऑप्शन सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अ डीलर परचेसेस गुड्स वर्थ ₹6,000 at 18% GST, फाइनल अमाउंट पेबल इज। तो एक डीलर ने गुड्स परचेस किया वर्थ ₹6,000 18% GST रेट पे। व्हाट इज द फाइनल अमाउंट पेबल, यानी कि टोटल GST को मिला करके उसको टोटल कितना अमाउंट देना पड़ा इस गुड्स के लिए। तो इसका जो आंसर है वैसे तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बट ऑप्शंस को देख के समझ में आ रहा है कि बिना कैलकुलेट किए ही हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इस
क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी होगा। तो थोड़ा सा अगर इसको क्रिटिकली सोचा जाए तो यहाँ पे कैलकुलेट करने का भी जरूरत नहीं है, बिकॉज अगर हम 6000 में टैक्स ऐड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जो आंसर होगा वो 6000 या 6000 से कम नहीं हो सकता। ये दो ऑप्शन 6000 से कम है तो ये एप्लीकेबल नहीं होंगे, एंड 6000 खुद आंसर हो ही नहीं सकता बिकॉज 6000 में कोई ना कोई टैक्स ऐड हो रहा है और तब फाइनल अमाउंट पेएबल हम लोग को मिल रहा है। तो ऑब्वियसली इसका आंसर डी होगा, दैट इज ₹7080। तो इसको हम सीधा सीधा डी मार्क कर सकते हैं। फिर भी अगर हम कैलकुलेट करके भी देखें तो भी यही आएगा। और इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, तो इसका कैलकुलेशन होगा 6000 यानी कि जो हमारा अमाउंट है एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स, बिना टैक्स का अमाउंट, into 1 plus tax rate by 100। चाहे तो हम ऐसे कर सकते हैं या फिर 6000 प्लस 18% ऑफ 6000, मतलब 6000 प्लस 18/100 into 6000, ऐसा भी कर सकते हैं। दोनों में सेम आंसर आएगा। तो यहां पे अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमको मिलेगा 6000 इंटू, यहां पे 100 को एलसीएम लेकर के 100 प्लस 18 होल डिवाइडेड बाय 100 आएगा, मतलब 118/100। यहाँ पे 2 0 कैंसिल हो जाएगा और ये 60 इंटू 118 आएगा। अगर इसको हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर 7080 ही आएगा। अगर इसको मेंटली हमको कैलकुलेट करना है तो इजीली ऐसे होता है कि 60 इंटू 118 है, 118 को ब्रेक कर देते हैं 100 प्लस 18 में, तो 60 इंटू 100 प्लस 18 यानी 6000 प्लस 60 इंटू 18। अब 18 6 जो होता है वो होता है 108, तो 6000 प्लस 1080 यानी कि 7080। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल फॉर द ट्रांजैक्शन। तो यहां पे एक ट्रांजैक्शन हम लोग को दिया है, जीएसटी रेट दिया है 12% और हम लोग को बोला गया है टोटल बिल निकालने के लिए। वैसे तो इस तरह का क्वेश्चन काफी कैलकुलेशन बेस्ड है, लेकिन अगर पेपर लेंदी हो तो लेंदी पेपर में इस तरह का एमसीक्यूज भी दिया जा सकता है, मतलब कि क्वेश्चन पेपर को लेंदी बनाने के लिए इस तरह का एमसीक्यूज भी हो सकता है। तो इसके लिए हमको रेडी रहना चाहिए। यहां पे हम लोग को सबसे पहले हर एक आइटम का जो मार्क प्राइस दिया है उससे डिस्काउंट को एक्सक्लूड करना पड़ेगा और फिर उसके बाद टोटल जो भी प्राइस यहाँ पे बन रहा है एक्सक्लूडिंग टैक्स वो निकाल करके एक बार में उस पर हम लोग टैक्स ऐड कर सकते हैं। कैसे होगा, तो सबसे पहले हम निकालते हैं टोटल प्राइस एक्सक्लूडिंग टैक्स, टोटल प्राइस एक्सक्लूडिंग टैक्स 250 में से अगर हम 30% डिस्काउंट माइनस करते हैं तो वो इस तरह से होगा 250 इंटू 1 माइनस 30/100 प्लस 200 उसमें से 40% हम लोग को डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट करना है एंड 300 में से 20% डिस्काउंट हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना है और ये तीनों सेलिंग प्राइस को मिला करके हम लोग को मिल जाएगा टोटल सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडिंग टैक्स। तो यहां पे हमको मिल जाएगा 250 माइनस 250 इंटू 30%, या हम एक बार में अंदर का ब्रैकेट में एलसीएम निकाल के भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इट्स आवर चॉइस। अब अगर इसका टोटल कैलकुलेशन हम करेंगे तो इसका हमको मिलेगा ₹535। ये कैलकुलेशन मैंने पहले से करके रखा है, वैसे ये कैलकुलेशन करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर हम अंदर का एलसीएम निकाल के कैलकुलेट करें या फिर मल्टीप्लाई आउट करके भी अगर कैलकुलेट करेंगे तो जल्दी जल्दी हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे काफी कैंसिलेशंस होंगे। अब यहाँ पे अगर हम टैक्स का एडिशन करते हैं, सो इंक्लूडिंग टैक्स दैट मीन्स द फाइनल अमाउंट पेएबल, फाइनल अमाउंट पेएबल जो है उसके लिए हमको करना होगा एसपी जो एक्सक्लूडिंग टैक्स है टोटल प्राइस यानी 535 इंटू 1 प्लस 12/100। इस तरह से हम फाइनल जो प्राइस है एक्सक्लूडिंग टैक्स उसमें टैक्स ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा ₹599.20 यानी 599 रुपीज एंड 20 पैसा, विच इज मैचिंग विद ऑप्शन सी, इसलिए ऑप्शन सी इसका आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये वाला क्वेश्चन इस साल के आईसीसी के स्पेसिमेन पेपर का क्वेश्चन है। एसजीएसटी पेड फॉर एन आर्टिकल प्राइस एट ₹500 इज ₹15। व्हाट इज द जीएसटी परसेंटेज? तो एक आर्टिकल जिसका बेसिक प्राइस था ₹500 उस पे जो एसजीएसटी दिया गया वो है ₹15, तो फिर जीएसटी का परसेंटेज क्या होगा? अब अगर एसजीएसटी ₹15 दिया गया तो इसका मतलब जरूर ये इंट्रा स्टेट सेल है, बिकॉज स्टेट जीएसटी इंट्रा स्टेट सेल में ही दिया जाता है, और अगर ये इंट्रा स्टेट सेल है तो इसका मतलब कि सीजीएसटी भी दिया गया होगा, और इंट्रा स्टेट सेल में सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों इक्वल रहता है, तो इसका मतलब कि सीजीएसटी भी ₹15 होगा। तो हमारा जो टोटल जीएसटी है यहाँ पे, टोटल जीएसटी
वो यहां पे हो जाएगा ₹30, 15 प्लस 15। एंड क्योंकि हम लोग जीएसटी को बेसिक प्राइस के ऊपर ऐड करते हैं, तो इसलिए जीएसटी का परसेंटेज निकालने के लिए यहां पे हम लोग इजीली जीएसटी डिवाइडेड बाय बेसिक प्राइस इनटू 100, यानी 30/500 इनटू 100 ऐसा कर सकते हैं, और इससे हम लोग को जो आंसर मिलेगा वो होगा 6, यानी कि 6% इज द आंसर। यहां पे जो सबसे कॉमन एरर मैंने स्टूडेंट्स को करते हुए देखा है वो ये है कि वो भूल जाते हैं कि सीजीएसटी को भी हमको काउंट करना है, और सीधा 15/500 इनटू 100 करके 3% आंसर निकालते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट। ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है। बैंकिंग चैप्टर का क्वेश्चन है ये, जिसमें कि हम लोग को इंटरेस्ट निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा है, तो ये वाला उसका आंसर है, बिल्कुल डायरेक्टली इसको मार्क करना है यहाँ पे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग मैच्योरिटी वैल्यू। मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला ये भी एक बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है बैंकिंग चैप्टर से, और उसका आंसर होगा P into N plus I, यानी कि ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, Priyanka has an RD account in a bank, that is recurring deposit account. She deposits ₹400 per month for 3 years and gets ₹16,176 at maturity. Interest paid by the bank is. तो यहाँ पे हमको मैच्योरिटी वैल्यू दिया हुआ है ₹16,176, यहाँ पे हम लोग को प्रिंसिपल दिया हुआ है जो पर मंथ जो रुपीज डिपॉजिट हो रहा है, एंड हम लोग को ये भी दिया हुआ है कि कितना इयर्स के लिए ये डिपॉजिट हो रहा है। तो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल हम लोग को जो मैच्योरिटी वैल्यू का इक्वेशन है MV इज इक्वल टू P इंटू N प्लस I, ये इक्वेशन हम लोग को लगाना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ पे हम इजीली ये वर्किंग देख सकते हैं, MV इज इक्वल टू PN प्लस I, ये वाला इक्वेशन है। तो यहाँ पे MV के जगह पे लग जाएगा 16,176, P यानी कि 400, और नंबर ऑफ मंथ्स, बिकॉज यहाँ पे 3 इयर्स है तो इसलिए नंबर ऑफ मंथ्स होगा 3 into 12 यानी 36, तो 400 into 36 प्लस I, तो इसका मतलब कि 400 into 36 कैलकुलेट करके 16,176 से अगर माइनस करेंगे तो हमको इंटरेस्ट मिल जाएगा। अब 400 into 36 ये आएगा 14400, तो अगर 16,176 से 14400 हम माइनस करेंगे तो फिर हमको अल्टीमेटली मिलेगा 1776, और ये आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इफ x लेस देन y, अब ये लीनियर इक्वेशंस का क्वेश्चन है, इफ x लेस देन y एंड p इज नेगेटिव, देन ये 4 ऑप्शंस में से कौन सा सही होगा। तो यहां पे हम लोग को 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, x by p greater than equal to y by p, px greater than py, px less than py and none of these। अगर x लेस देन y है और p नेगेटिव है, तब फिर p से अगर हम पूरे इन इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर हम लोग को जो नेगेटिव साइन है जो लेस देन साइन है बीच में, उसको फ्लिप करना होगा, बिकॉज एक इन इक्वेशन को किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि हम लोग को जो बीच वाला साइन है अगर वो लेस देन है तो उसको ग्रेटर देन में बदलना पड़ेगा, और ग्रेटर देन है तो लेस देन में बदलना पड़ेगा। ये इन इक्वेशंस का एक रूल है। तो इसका मतलब कि p से मल्टीप्लाई कर जाने के बाद जो इन इक्वेशन का फॉर्म होगा वो होगा px ग्रेटर देन py, एंड दैट मींस ऑप्शन नंबर बी। तो इसका मतलब कि ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा px ग्रेटर देन py। अगर हम इस ऑप्शन को देखें तो यहां पे भी अगर हम एक नेगेटिव नंबर से दोनों साइड को डिवाइड भी करें इन इक्वेशन का, तब भी जो बीच वाला सिंबल है वो फ्लिप करता है, लेकिन ये वाला ऑप्शन सही इसलिए नहीं है बिकॉज यहां पे ग्रेटर देन के साथ एक इक्वल टू है, जबकि पेरेंट इक्वेशन में यानी ओरिजिनल इक्वेशन में लेस देन के साथ कोई इक्वल टू नहीं था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी लीनियर इक्वेशंस का क्वेश्चन है। द सॉल्यूशन सेट फॉर द गिवन इक्वेशन, ये इस साल के स्पेसिफिक का क्वेश्चन है। एक इक्वेशन हम लोग को दिया है -8 लेस देन इक्वल टू 2x लेस देन 8 एंड x बिलोंग्स टू होल नंबर। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन सेट क्या है, वो हम लोग को मार्क करना है। तो यहाँ पे जब भी हम लोग को इस तरह का इक्वेशन दिया होता है जिसमें 3 पार्ट्स होते हैं, हम लोग उसको इस तरह से लेते हैं, 2 पार्ट्स में हम लोग इक्वेशन को डिवाइड करते हैं। एक है ये वाला पार्ट -8 लेस देन इक्वल टू 2x, और एक है ये वाला पार्ट 2x लेस देन 8। -8 लेस देन इक्वल टू 2x यानी कि 2x ग्रेटर देन इक्वल टू -8, और 2x ग्रेटर देन इक्वल टू -8 मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू -4। इसका मतलब x जो है वो -4 से इक्वल और उससे बड़ा है।
अगर इसको सॉल्व करेंगे 2x लेस देन 8 तो इससे आएगा x लेस देन 4। इसका मतलब कि x जो है वो -4 से इक्वल और बड़ा है और 4 से छोटा है। तो हमारा जो सोल्यूशन होगा, अब बिकॉज यहाँ पे x बिलोंग्स टू होल नंबर है तो इसलिए हमारा जो सोल्यूशन होगा उसमें हम नेगेटिव नंबर्स को नहीं कंसीडर कर सकते बिकॉज होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। तो इसलिए -4 से लेकर के -1 ये जो पार्ट है ये हम सोल्यूशन में कंसीडर नहीं कर सकते। 0 से 4 तक का पार्ट एंड इनफैक्ट 0 से 4 के पहले तक का, बिकॉज यहाँ पे x लेस देन 4 है, नॉट लेस देन इक्वल टू 4, तो 0 से 4 के पहले तक का नंबर यानी कि 0 1 2 3 ये हमारा सोल्यूशन होगा, विच इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का है एंड ये इस साल के स्पेसिमेन पेपर का भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन इज। तो जब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल एंड इक्वल होते हैं तब उस इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट होता है मतलब d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac उसका वैल्यू होता है 0। यहाँ पे हम लोग के पास 4 ऑप्शंस थे, इन्फिनिटी यानी इनफाइनाइट, पॉजिटिव 0 या नेगेटिव, तो इसका आंसर होगा 0। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, इफ वन रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 3 minus root 5 divided by 2 then the other root is, now 3 minus root 5 divided by 2 अगर ये एक रूट होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो जो और एक रूट होगा वो ऑब्वियसली 3 plus root 5 by 2 यानी कि इन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी होना चाहिए बिकॉज हम लोग का जो फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को फाइंड करने का दैट इज -b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। तो ऑब्वियसली एक रूट होगा -b प्लस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a और एक रूट होगा -b माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। इसका मतलब सिर्फ जो डिफरेंस है वो बीच के साइन का है, तो सिर्फ बीच के साइन का डिफरेंस है, यानी अगर एक रूट होगा 3 माइनस रूट 5 बाई 2 तो और एक रूट होगा 3 प्लस रूट 5 बाई 2, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच 3x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0, ये जो इक्वेशन है इट हैज इक्वल रूट्स। नाउ इक्वल रूट्स होने का मतलब है दैट द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन इज 0, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन इज 0, सो d इक्वल टू 0 है यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। यहां पे अगर हम इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो a का वैल्यू निकलेगा 3, b का वैल्यू k और c का वैल्यू भी 3। तो इसका मतलब कि k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 3 b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c यानी कि 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 3 36 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन से हमको ये पता चलता है कि k स्क्वायर इक्वल टू 36 आएगा, दैट मींस k इक्वल टू प्लस माइनस 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा प्लस माइनस 6। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ -5 इज द रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस px माइनस 15 इक्वल टू 0 देन p का वैल्यू क्या है। तो बस क्योंकि -5 इस इक्वेशन का रूट है तो इसका मतलब कि इस इक्वेशन में x के जगह पे हम लोग -5 को पुट कर सकते हैं एंड वी वुड गेट 2 इंटू -5 होल स्क्वायर प्लस p इंटू -5 माइनस 15 इक्वल टू 0। Now -5 square is 25, 2 into 25 50 plus p into -5 यानी -5p minus 15, so 50 minus 5p minus 15 equal to 0। Now 50 minus 15 का मतलब है 35 and minus 5p equal to हो जाएगा minus 35। अगर हम इस इक्वेशन को कैलकुलेट करें माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, p का वैल्यू आएगा 35 by 5, that is nothing but 7, so the answer would be option B। next question, question number 15, ये proportion का question है, the mean proportional between half and 128। तो हम लोग ये जानते हैं कि अगर तीन नंबर्स a b and c कंटिन्यू प्रोपोर्शन में हो तब b स्क्वायर इक्वल टू ac ये रिलेशन होता है between b that is the mean proportional and a and c that is the first and the third proportional। तो b स्क्वायर इक्वल टू ac ये फॉर्मूला है मीन प्रोपोर्शनल यानी b का। नाउ दिस मींस यहां पे a का वैल्यू है हाफ और c का वैल्यू 128 बिकॉज इन दोनों के बीच का जो नंबर होगा कंटिन्यू प्रोपोर्शन में दैट विल बी द मीन प्रोपोर्शनल एंड उसका वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो यहां पे हम लोग को ऐसे मिलेगा हाफ इंटू 128, इसको काटेंगे तो मिलेगा 64, b स्क्वायर इक्वल टू 64 दैट मींस b का वैल्यू होगा 8, so the answer would be 8।
इसके बाद नेक्स्ट द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 9 एंड 15। अब यहां पे भी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट है। अगर यहां पे हम लोग को थर्ड प्रोपोर्शनल मांगा जा रहा है हमसे, तो फिर इसका मतलब है कि ए, बी और सी जो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है उसमें से ए का वैल्यू है 9 एंड बी का वैल्यू है 15। अगेन हम लोग ये रिलेशन बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी निकाल सकते हैं। सो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, बी का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ 15, सो इसका मतलब 15 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू सी, where C is the third proportional. A is the first proportional, B is the mean proportional and C is the third proportional. 15 square आएगा 225, 225 by 9 हो जाएगा C का वैल्यू and that would be equal to 25. तो इसका आंसर होगा C 25। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, on applying componendo to the proportion A by B equal to C by D, चार ऑप्शन है हम लोग के पास, क्या होगा? A plus B by B is equal to C plus D by D, या फिर A minus B by B is equal to C minus D by D, या फिर a प्लस बी बाई a माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी बाई सी माइनस डी, या फिर b बाई a इज इक्वल टू d बाई सी। अब यहाँ पे हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा कि सिर्फ कॉम्पोनेंटो मेंशन किया हुआ है क्वेश्चन में, डिविडेंडो नहीं, तो इसलिए ऑप्शन सी नहीं हो सकता, बिकॉज कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो दोनों करने से ही आंसर ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता, बिकॉज यहाँ पे हमने सिर्फ दोनों रेशियोज को इन्वर्ट कर दिया है, सो इन्वर्टेंडो करने से ही ऑप्शन डी हो सकता है। तो क्योंकि इन्वर्टेंडो नहीं कॉम्पोनेंटो किया गया है, इसलिए ऑप्शन डी नहीं हो सकता। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में से ऑप्शन ए विल बी द आंसर, बिकॉज कॉम्पोनेंटो करने का मतलब है दोनों साइड पे 1 ऐड करना, एंड दोनों साइड पे जब 1 ऐड करके हम एलसीएम लेंगे तो हमको मिलेगा a प्लस बी बाई बी इज इक्वल टू सी प्लस डी बाई डी। बी वाला जो ऑप्शन है वो डिविडेंडो करने से मिलता है, सो ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, द रिलेशन बिटवीन देम इज। अगर ए बी सी तीनों कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, तो जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 15 के लिए और 16 के लिए डिस्कस किया था, उन लोगों के बीच का रिलेशन है बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, जो कि ऑप्शन डी का आंसर है। बाकी तीनों रिलेशंस जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, इफ x minus 1 is a factor of 2x square minus ax minus 1, then a is। तो यहां पे हम लोग सिंपली फैक्टर थ्योरम अप्लाई करेंगे, ये फैक्टर थ्योरम का क्वेश्चन है। अगर x minus 1 एक फैक्टर है, तो हम लोग ये जानते हैं कि उसको इक्वल टू 0 करके x का जो वैल्यू हम लोग को मिलेगा, उस वैल्यू को अगर हम पॉलिनोमियल में x के जगह पे डालें, तब पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आना चाहिए। दैट इज द मीनिंग ऑफ फैक्टर थ्योरम। तो अगर x माइनस 1 एक फैक्टर है, तो x इक्वल टू 1, यानी कि 1 को x के जगह पे डालने से पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 होना चाहिए। दैट मीन्स 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस a इंटू 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस a इंटू 1 मतलब a माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये 1 स्क्वायर यानी 1, 1 इंटू 2 2, एंड 2 माइनस 1 1 आएगा, तो 1 माइनस a इक्वल टू 0, यानी कि a इक्वल टू 1। तो यहां पे हमारा जो a का वैल्यू होगा वो होगा 1, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, ये रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन है। व्हेन 2x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1, देन व्हाट इज द रिमाइंडर। तो रिमाइंडर थ्योरम सीधे सीधे ये बोलता है कि जो डिवाइजर है उसको इक्वल टू 0 करके x का जो वैल्यू आएगा, अब यहां पे अगर 2x प्लस 1 को इक्वल टू 0 करेंगे, तो पहले तो माइनस 1 मतलब 1 उधर जाके माइनस 1 हो जाएगा, और फिर 2 नीचे चला जाएगा, तो x इक्वल टू माइनस हाफ आएगा। अब ये x इक्वल टू माइनस हाफ को, इस x इक्वल टू माइनस हाफ को अगर हम पॉलिनोमियल में x के जगह पे पुट करेंगे, तो जो वैल्यू हमको कैलकुलेट करके मिलेगा वो ही होगा रिमाइंडर, एंड इसी को बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। तो यहां पे हमारा जो कैलकुलेशन होगा वो होगा 2 इंटू माइनस हाफ होल क्यूब माइनस माइनस हाफ स्क्वायर माइनस 3 इंटू माइनस हाफ प्लस 5। तो इससे हम लोग को मिलेगा 2 इंटू, अब माइनस हाफ का क्यूब अगर करेंगे तो हमको मिलेगा माइनस 1/8 माइनस हाफ का स्क्वायर वो होगा 1/4 माइनस 3 इंटू माइनस हाफ वो आएगा प्लस 3/2 एंड फिर प्लस 5। यहां पे हम लोग को मिलेगा माइनस 1/4 मतलब माइनस 2/4 यानी माइनस हाफ, 3/2 माइनस हाफ मतलब कि 2/2 यानी 1, एंड 1 प्लस 5 यानी 6। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज 6। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21,
ये मैट्रिसेस का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, ये भी मैट्रिसेस का क्वेश्चन है। 2x01, ये 2x2 मैट्रिक्स है, ये ऐड हो रहा है विद 3 टाइम्स अनदर मैट्रिक्स 2140 और रिजल्ट है 8 8 12 1। हम लोग को x का वैल्यू निकालना है। बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे हम लोग को कैलकुलेशन करके एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स निकालना है और फिर उसके एलिमेंट के साथ यहाँ के एलिमेंट को इक्वेट करना है, तो x का वैल्यू मिल जाएगा। तो अगर यहाँ पे हम सबसे पहले 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के साथ इस मल्टीप्लिकेशन का रिजल्टेंट निकालने के लिए, तो हमको मिलेगा 3 2 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, 3 1 3, 3 4 12। तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करने के बाद ये मैट्रिक्स बन जाएगा 6 3 12 0। और अगर अब हम ये देखें कि x के साथ उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन के हिसाब से कौन सा एलिमेंट ऐड होगा इस मैट्रिक्स का, तो वो होगा 3 एंड x + 3 बन जाएगा रिजल्टेंट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट। रिजल्टेंट मैट्रिक्स का जो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है वो है 8, तो इसका मतलब कि x + 3 = 8 यानी कि x = 5, ये होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, ये भी इस साल का स्पेसिमेन पेपर का क्वेश्चन है, बोथ क्वेश्चन नंबर 24 एंड 25। सो ये एपी का क्वेश्चन है। 57 54 51 48 ... आर इन एपी, द 8th टर्म इज। तो यहां पे हम सिंपली जो nth टर्म का फॉर्मूला होता है an = a + n - 1 × d, ये वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे। यहां पे हम लोग को 8th टर्म चाहिए, इसका मतलब कि a8, सो दैट इज इक्वल टू a, मतलब कि जो फर्स्ट टर्म है दैट इज 57 प्लस n - 1 यानी कि 8 - 1, क्योंकि हम लोग को 8th टर्म चाहिए तो n का वैल्यू 8 है, सो 8 - 1 मतलब 7 इनटू d का वैल्यू यानी कि कॉमन डिफरेंस, वो हमको पता चलेगा बाय सब्ट्रैक्टिंग द सेकंड टर्म, सॉरी बाय सब्ट्रैक्टिंग द फर्स्ट टर्म फ्रॉम द सेकंड टर्म। इसका मतलब कि 54 - 57, हमेशा नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म करने से हमको कॉमन डिफरेंस मिलेगा, कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करके। तो यहां पे कॉमन डिफरेंस होगा 54 - 57, इसका मतलब है -3। सो यहां पे हम लोग को -3 पुट करना है डी के जगह पे, तो अब यहां पे हमको मिलेगा 7 × -3 का मतलब -21 प्लस इंटू माइनस, सो 57 - 21, और इसका आंसर होगा 36, which is option A. If the nth term is n + 3, इसका मतलब है कि an का जो वैल्यू है an = n + 3, तो पहला टर्म क्या होगा? पहला टर्म को निकालने के लिए हम लोग को ऑब्वियसली n के जगह पे 1 पुट करना पड़ेगा, बिकॉज n जो है वो टर्म का इंडेक्स है यानी पोजीशन है, जैसे कि स्टूडेंट का रोल नंबर होता है। तो उसी तरह से यहां पे a1 = हो जाएगा 1 + 3, इसका मतलब है 4, सो a1 का वैल्यू आएगा 1 + 3, इसका मतलब है 4। उसी तरह से a2 का वैल्यू आएगा 2 + 3 यानी कि 5, और a3 आ जाएगा 3 + 3 यानी कि 6, सो 4 5 6, C इज द आंसर। वैसे यहां पे जब हमको पता चल गया कि पहला टर्म यानी कि a1 होगा 1 + 3 मतलब 4, तभी हम लोग को ये पता चल जाएगा कि जो आंसर है वो ऑप्शन सी है, बिकॉज यहां पे सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो 4 से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें 4 फर्स्ट टर्म है, और वो है ऑप्शन सी। बाकी तीनों में किसी में भी 4 से स्टार्ट नहीं हो रहा है सीरीज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, इन एन एपी T18, इसका मतलब है 18th टर्म माइनस T14 यानी कि 14th टर्म इज इक्वल टू 32। सो 18th टर्म और 14th टर्म के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज 32। व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस? अब अगर हम लोग ये फॉर्मूला को फॉलो करें an = a + n - 1 × d, तो 18th टर्म होगा a18 = 18 a + 18 - 1 × d। इसका मतलब है कि a18 होगा a + 17d, सो T18 का वैल्यू होगा a + 17d, a + 17d माइनस T14। तो T14 को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, n के जगह पे 14 पुट कर देंगे। A14 T14 A14 एक ही बात है, इसका मतलब होता है 14th टर्म। कभी कभार हम लोग T से रिप्रेजेंट कर देते हैं, वैसे नॉर्मली हम लोग A को यूज करते हैं, बट अगर T के हिसाब से मेंशन हो तो उसका मतलब भी उस वैल्यू पे जो टर्म है वही मीनिंग होता है। सो A14 = a + 14 - 1 × d, इसका मतलब है a + 13d। तो T14 की जगह पे हम डालेंगे a + 13d, यहां पे a इज द फर्स्ट टर्म एंड d इज द कॉमन डिफरेंस, एंड इसका वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है एज 32। अब अगर यहां पे हम इसको वर्कआउट करेंगे माइनस के साथ ब्रैकेट को खोल करके,
तो फिर हमको मिलेगा a प्लस 17d माइनस a माइनस 13d. a माइनस a gets cancelled out. तो 17d माइनस 13d मतलब 4d and that is equal to 32. So 4d equal to 32 इसका मतलब d equal to 8. So हमारा आंसर है ऑप्शन A. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27. क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा है फॉर्मूला फॉर द nth टर्म व्हेन द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज गिवन. तो यहां पे हम लोग को Sn का वैल्यू मतलब सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ये दिया हुआ है एंड उससे हम लोग को an यानी कि nth टर्म निकालना है. कभी कभार हम लोग को इस तरह का सम दिया जाता है जिसमें कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स मतलब Sn n के टर्म्स में ही दिया हुआ रहता है, जैसे कि Sn इज इक्वल टू n स्क्वायर या n स्क्वायर प्लस 2 या n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 इस तरह का एक्सप्रेशन. सो जब हम लोग को सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स मतलब Sn उस तरीके से दिया हुआ रहता है इन टर्म्स ऑफ n, तब हम लोग Sn माइनस Sn माइनस 1 यानी कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स माइनस सम ऑफ फर्स्ट n माइनस 1 टर्म्स ऐसा करके an निकाल सकते हैं. ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है. तो यहां पे ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बाकी तीनों रिलेशंस गलत है. उसके बाद 28 which term of the AP 3 8 13 18 डॉट 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 इज 78. तो ये जो AP है 3 8 13 18 जो इस तरह से चल रहा है इसमें 78 कौन से पोजीशन पे आएगा ये मांगा है. यहाँ पे which term का मतलब है कि पोजीशन मांगा है, 12th टर्म या 10th टर्म या 13th टर्म. सो ऑप्शंस हमारे पास चार्टो है. अब यहाँ पे हम या तो हर एक ऑप्शन को ट्राई करके देख सकते हैं कि कौन सा टर्म 78 आ रहा है, और या फिर हम लोग इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं an का वैल्यू को 78 लेकर के 78 इज इक्वल टू a यानी कि 3 प्लस n माइनस 1 इंटू d का वैल्यू आएगा 8 माइनस 3 यानी 5. यहां पे इस इक्वेशन को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं. 78 माइनस 3 को यहां पे ले आएंगे तो आपको मिलेगा 75 एंड फिर ये 5 जो कि n माइनस 1 के साथ मल्टीप्लीकेशन में है वो डिवाइड में आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में. तो 75 बाई 5 इसका मतलब है 15 इज इक्वल टू n माइनस 1. सो n माइनस 1 इक्वल टू 15 मतलब n इक्वल टू 16. सिंपली इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके आपको n का वैल्यू मिल जाएगा एज 16. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 16. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29. ये वाला क्वेश्चन भी इस साल के स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर से है. द पॉइंट a p q is invariant about x equal to p under reflection. Coordinates of its image a dash is. अब ये जो क्वेश्चन है वो रिफ्लेक्शन चैप्टर से है. कोई भी पॉइंट अगर इनवेरिएंट होता है विद रिस्पेक्ट टू अ सर्टेन लाइन, इसका मतलब कि वो पॉइंट उस लाइन के ऊपर ही लाई करता है, और अगर उस पॉइंट का उस लाइन के रेस्पेक्ट में इमेज देखा जाए तो वो पॉइंट खुद ही अपना इमेज होगा. बिकॉज अगर एक ऑब्जेक्ट मिरर के ऊपर लाई करता है तो उसका इमेज भी वहीं पे उसी पोजीशन पे मिरर के ऊपर होगा. Because if object distance यानी distance between the object and the mirror is 0, then image distance, that is the distance between the image and the mirror, will also be 0 because object distance equal to image distance. So एक invariant point का image हमेशा वो खुद ही होता है on the line with respect to which it is invariant. So इसका मतलब है कि कैपिटल A P, Q का अगर इनवेरिएंस यानी कि वो अगर इनवेरिएंट है x इक्वल टू p वाले लाइन पे, तो फिर x इक्वल टू p वाले लाइन में a p q का इमेज p q ही रहेगा. तो इसलिए ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, a डैश p q. अगर इसको हम ग्राफ में देखें तो ऐसा होगा सिचुएशन. इफ दिस इज द x एक्सिस, दिस इज द y एक्सिस, दिस इज द लाइन x इक्वल टू p. सपोज ये वाला वैल्यू p है, सो दिस इज द लाइन x इक्वल टू p, ये लाइन, एंड यहां पे कहीं पे p, q पॉइंट होगा. लेट्स से दिस डिस्टेंस इज q, सो ये वाला पॉइंट होगा p, q. सो ये पॉइंट p, q x इक्वल टू p पे लाई कर रहा है, तो इसका इमेज अगर x इक्वल टू p के हिसाब से हम देखेंगे तो बिकॉज ये पॉइंट खुद x इक्वल टू p पे लाई कर रहा है, तो इस लाइन के हिसाब से इस पॉइंट का इमेज भी वो खुद ही होगा. सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30. The image of a 4, -1 in the line x equal to 2 is. तो यहाँ पे x equal to 2 वाले लाइन में a 4, -1 जो पॉइंट है उसका क्या इमेज है ये हम लोग को निकालना है. इसका फिगर हम ड्रॉ करते हैं रफ में. सो ये अगर
ये वाला लाइन है x इक्वल टू 2, लेट से x का वैल्यू 2 एंड x इक्वल टू 2 मतलब उससे गुजरता हुआ परपेंडिकुलर लाइन, द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द x एक्सिस, या अ लाइन पासिंग थ्रू द वैल्यू 2 ऑन द x एक्सिस पैरेलल टू द y एक्सिस. सो ये लाइन है x इक्वल टू 2. जो पॉइंट 4,-1 है, 4,-1, अगर लेट से कि ये इसको हम 4 पकड़ते हैं और यहाँ पे -1, तो ये होगा पॉइंट 4,-1. इसका इमेज हम लोग को निकालना है इन दी लाइन x इक्वल टू 2, नॉट इन द y एक्सिस और x एक्सिस. तो हम लोग को ऑब्वियसली जो ऑब्जेक्ट है यानी कि ये पॉइंट 4,-1, इसके साथ x इक्वल टू 2 का कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो मेजर करना पड़ेगा, और उतना ही डिस्टेंस पे यहाँ पे ऑपोजिट साइड में उसका इमेज होगा. नाउ 4,-1 जो है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा इतना यूनिट, यानी कि 2 और 4 के बीच का डिस्टेंस, इसका मतलब है 2 यूनिट्स. So 2 units to the left of the line x equal to 2 on the same perpendicular line. 2 units to the left of x equal to 2 on this perpendicular line, that is which is connecting the object to the mirror. उसी लाइन को एक्सटेंड करते हुए यहाँ पे इमेज होगा. So इसका मतलब है now if we go 2 units to the left of x equal to 2, तो हम लोग बेसिकली y एक्सिस पे आ जाएंगे, that is on the line x equal to 0. तो इसका मतलब है कि अगर हम ये लाइन को एक्सटेंड करते हैं यहाँ पे y एक्सिस तक, तो हम पहुंचेंगे इस पॉइंट पे, दैट इज 0,-1, 0,-1, ये वाला पॉइंट पे हम पहुंचेंगे, एंड दिस वुड बी द इमेज ऑफ द पॉइंट 4,-1 इन द लाइन x इक्वल टू 2. सो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC इज G 6,7, कोऑर्डिनेट्स ऑफ A, B and C आर small a, 5, 7,9, 5,7 respectively. What is small a? तो हम लोग को सेंट्रॉइड का फॉर्मूला जो है वर्टिसेस के हिसाब से सेंट्रॉइड का फॉर्मूला मालूम है, वो होता है x1 plus x2 plus x3 divided by 3 and y1 plus y2 plus y3 divided by 3. इसका मतलब a plus 7 plus 5 divided by 3 करने से हमको सेंट्रॉइड का x कोऑर्डिनेट मिल जाना चाहिए which is 6. So a plus 7 plus 5 divided by 3 equal to 6. a plus 7 plus 5 यानी a plus 12 divided by 3 equal to 6. 3 into 6 यहाँ पे 18 होगा, minus 12 यानी कि 6 आएगा. So the answer is option B, 6. Question number 32 में आते हैं. Given the center of a circle is 2,3, one end of the diameter is minus 2,5. What will be the other end of the diameter? Let's say कि other end of the diameter का coordinates है x, y. यहाँ पे ऑब्वियस है कि हम लोग को मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, बिकॉज डायमीटर के दोनों एंड्स का जो मिड पॉइंट होता है वो सेंटर ऑफ द सर्कल ही होता है. अगर यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे तो हमको दो इक्वेशंस मिलेगा, एक है -2 plus x divided by 2 इक्वल टू सेंटर का जो x कोऑर्डिनेट है दैट इज 2, एंड 5 plus y divided by 2 इक्वल टू सेंटर का जो y कोऑर्डिनेट है दैट इज 3. ये दोनों इक्वेशन से हमको x का वैल्यू मिलेगा सॉल्व करके एज 6 एंड y का वैल्यू मिलेगा एज 1. So 6,1 जो है that is the other end of the diameter, that is option B is the correct answer. Next question number 33. If the lines 2x plus 3y equal to 5 and kx minus 6y equal to 7 are parallel, then k is. तो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन चैप्टर से है. तो यहाँ पे बोला गया है कि 2x plus 3y equal to 5 एक ये लाइन है, and kx minus 6y equal to 7 ये और एक लाइन है, and these two lines are parallel. Then what is the value of k? सो यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले ये देखना होगा कि दोनों लाइंस का स्लोप क्या है, एंड बिकॉज कोई भी तो पैरेलल लाइंस का स्लोप सेम होता है, तो यहाँ पे दोनों लाइंस के स्लोप को हम लोग इक्वल टू करके सॉल्व करके k का वैल्यू निकाल सकते हैं. सबसे पहला वाला जो लाइन है 2x plus 3y equal to 5, इसको हम लोग ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, 3y is equal to minus 2x plus 5, 2x को उधर शिफ्ट करके, और फिर उसके बाद y के सामने वाला जो 3 है उसको हम लोग ले जाएंगे नीचे राइट हैंड साइड में, डिवाइड में इन दोनों के नीचे, तो तब हम लोग को मिलेगा y इज इक्वल टू -2x/3 यानी कि -2/3x प्लस 5/3. ये बहुत ही सिंपल वर्किंग है, और ये जो हम कर रहे हैं, हम बेसिकली इसमें ये एम कर रहे हैं कि इस लाइन के इक्वेशन को y इक्वल टू mx प्लस c, इसका मतलब है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का. तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में जब हम कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे, तो हमको मिलेगा y इज इक्वल टू -2/3x प्लस 5/3. अगर इसको y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करेंगे तो m का वैल्यू मिलेगा -2/3. अब ये वाला जो
लाइन है, इसका इक्वेशन अगर इसी फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे तो हमको मिलेगा -6y इज इक्वल टू, एंड kx को हम उधर ट्रांसफर कर देंगे तो -kx प्लस 7, -kx हो जाएगा और फिर प्लस 7, एंड -6 को अगर हम फिर नीचे ट्रांसफर कर देंगे तो ये दोनों टर्म्स के नीचे -6 आ जाएगा इंडिविजुअली, तो -kx बाय -6 प्लस 7 बाय -6, यहां माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। हम लोग देख सकते हैं कि इस इक्वेशन में y इक्वल टू mx प्लस c के साथ अगर इसको कंपेयर करेंगे तो जो स्लोप होगा दैट विल बी k बाय 6। सो इसका स्लोप है -2/3 एंड इसका स्लोप है k बाय 6, y इक्वल टू mx प्लस c, तो m जो है दैट इज जो भी पार्ट x के साथ है दैट इज m द स्लोप। सो -2/3 एंड k बाय 6 ये दोनों स्लोप है, एंड क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल है तो ये दोनों स्लोप सेम होगा। सो -2/3 इक्वल टू k बाय 6, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे -2/3 इक्वल टू k बाय 6 यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बेसिकली k का वैल्यू जो होगा वो बन जाएगा -2/3 इंटू 6, यहां पे 6 को क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद, तो अब यहां पे कैंसिलेशन होगा, 3 2 6 एंड -2 इंटू 2 आंसर आएगा -4। सो k का वैल्यू होगा -4 व्हिच इज ऑप्शन बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34, ये भी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है। द स्लोप ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 2 5 एंड -3, 6, ये दोनों पॉइंट्स के थ्रू पास करने वाले लाइन से और एक लाइन परपेंडिकुलर है, उस लाइन का स्लोप क्या है। सो 2 5 एंड -3 6 ये दोनों जो लाइन है, ये दोनों जो पॉइंट्स है, इनके थ्रू पास करने वाले लाइन का स्लोप क्या होगा, तो उसके लिए हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे दैट इज m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। जब हम लोग को दो पॉइंट्स दिए हुए रहते हैं तो उन दोनों पॉइंट्स के थ्रू जो लाइन पास करता है उसका स्लोप हम लोग निकाल सकते हैं बाय द फॉर्मूला y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। तो यहां पे इसका जो स्लोप निकलेगा वो होगा m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 यानी 6 माइनस 5 मतलब 1 डिवाइडेड बाय -3 माइनस 2, -3 दैट इज x2 माइनस 2 दैट इज x1। सो -3 माइनस 2, तो -3 माइनस 2 हो जाएगा -5। सो इस लाइन का स्लोप निकला -1/5, इस माइनस को ऊपर ट्रांसफर कर सकते हैं, -1/5, एंड इस लाइन से परपेंडिकुलर जो लाइन है उसका स्लोप हम लोग को निकालना है। तो अगर इस स्लोप को हम पकड़ेंगे m1, हम जानते हैं कि दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो उन दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट होता है -1, दैट इज m1 m2 इज इक्वल टू -1। नाउ इफ दैट इज द केस, तो हम लोग को यहां पे अगर m1 का वैल्यू हम बैठा देंगे -1/5, तो -1/5 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, इसको सॉल्व करके हम लोग को दूसरे लाइन का स्लोप मिल जाएगा। जो दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है उसमें जो दूसरा वाला लाइन है उसका स्लोप m2 हम लोग को मिल जाएगा। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और हम देख सकते हैं कि 5 जाकर के क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो m2 इज इक्वल टू 1 इंटू 5 दैट इज 5। सो इसका आंसर होगा 5 व्हिच इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन। कोई भी जो लाइन होता है, अगेन ये भी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन चैप्टर का इक्वेशन है, द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन। नाउ इंक्लिनेशन का मतलब होता है कि कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है, कोई भी लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है व्हेन वी आर मेजरिंग फ्रॉम द एक्स एक्सिस टू द लाइन इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये जो एंगल बन रहा है लाइन और एक्स एक्सिस के बीच में, इसी को बोलते हैं इंक्लिनेशन। एंड अगर ये इंक्लिनेशन थीटा हो तभी हमारा जो स्लोप होता है उसको बोलते हैं m इज इक्वल टू tan थीटा। स्लोप m इज इक्वल टू tan ऑफ द इंक्लिनेशन। तो इंक्लिनेशन वो एंगल है जो लाइन बना रहा है विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब यहां पे इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग को स्लोप पता चल जाए लाइन का, तो फिर m की जगह उस स्लोप को बैठा करके tan थीटा का वैल्यू हमको मिल जाएगा, एंड tan थीटा मिल जाएगा तो थीटा भी मिल जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग पहले तो लाइन का इक्वेशन से लाइन का स्लोप निकालेंगे और फिर उसके बाद स्लोप निकाल करके m की जगह पे उसको बैठा के tan थीटा निकाल लेंगे और उससे थीटा गेस करेंगे। तो किसी भी लाइन का स्लोप निकालने के लिए अगर उसका इक्वेशन हम लोग को दिया हुआ है तो हम लोग उसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं अगर करने का जरूरत पड़े, जैसा कि हमने इस क्वेश्चन में किया था। और फिर उसके बाद हम लोग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के स्टैंडर्ड फॉर्म से उसको कंपेयर करके m का वैल्यू निकालते हैं, यानी कि स्लोप का वैल्यू निकालते हैं।
तो यहां पे हम लोग को जो इक्वेशन दिया दैट इज ऑलरेडी इन द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो अगर स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ हम इसको कंपेयर करेंगे तो m का वैल्यू निकलेगा √3, द स्लोप विल बी इक्वल टू √3। सो m इज इक्वल टू √3 को अगर m की जगह बैठाएंगे तो tan थीटा इज इक्वल टू √3 आ जाएगा। नाउ tan थीटा कब √3 होता है? tan थीटा तभी √3 होता है when थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। दैट मींस ओनली फॉर थीटा इक्वल टू 60 डिग्री tan थीटा इज इक्वल टू √3। इसका मतलब कि थीटा का वैल्यू यानी कि इंक्लिनेशन का वैल्यू है 60 डिग्री, व्हिच इज ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो सिमिलैरिटी से है एंड ये हमारे इस साल के स्पेसिफिक पेपर का क्वेश्चन है। इन द गिवन डायग्राम ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ बाय विच रूल? बाय द एक्सियम, मतलब कौन सा एक्सियम यानी कि कौन से रूल से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। हम लोग को रूल्स के ऑप्शंस दिए हुए ट्रिपल एस, एसएएस, उसके बाद ट्रिपल ए एंड आरएचएस। नाउ यहां पे जो सिमिलैरिटी का ऑप्शंस है उसमें हम लोग अगर देखें ध्यान से, फर्स्ट ऑफ ऑल सिमिलैरिटी का मतलब क्या है? कोई भी दो फिगर्स अगर सिमिलर है इसका मतलब कि उन लोग का शेप जो है वो बिल्कुल सेम है, साइज अलग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एंड अगर ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ है इसका मतलब कि एंगल ए शुड बी इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी शुड बी इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी शुड बी इक्वल टू एंगल एफ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो तीनों एंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंगली इक्वल होने चाहिए। देन कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी सेम होना चाहिए। इसका मतलब AB बाई DE इज इक्वल टू BC बाई EF इज इक्वल टू AC बाई DF। अगर ये होल्ड करेगा तो फिर हम लोग ये बोल सकते हैं कि द ट्रायंगल्स आर सिमिलर एंड वाइस वर्सा। अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो फिर ये होल्ड करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों ट्रायंगल्स जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल्स है, दोनों में एक ना एक एंगल 90 डिग्री है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एंगल्स का इक्वालिटी। दूसरी बात ये है कि अगर हम लोग ध्यान से देखें तो AB डिवाइडेड बाई ED यानी कि DE, AB बाई DE दैट इज 4/24 एंड 4/24 का मतलब है 1/6। उसी तरह से अगर हम लोग BC बाई EF टेस्ट करेंगे, BC बाई EF ये दोनों इक्वल होना चाहिए इस सिमिलैरिटी के स्टेटमेंट के हिसाब से। AB बाई DE जो कि हमारा आया 4/24 दैट इज 1/6 शुड बी इक्वल टू BC बाई EF एंड अगर BC बाई EF हम देखेंगे क्या है दैट इज 3/18 दैट इज आल्सो 1/6। तो ये दोनों रेशियो सेम है जो कि होना भी चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट। यहां पे हम लोग को जो दिया हुआ है वो है कि दो साइड्स के रेशियो सेम है एंड दोनों के बीच का एंगल इक्वल है एंड दैट इज 90 डिग्री। यहां पे जो रूल फॉलो हो रहा है दैट इज साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। सो यहां पे बिकॉज दोनों ट्रायंगल से हम लोग दो साइड्स ऑफ एक एंगल को ले रहे हैं, इसलिए एंड द एंगल इज बिटवीन द टू साइड्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए जो रूल यहां पे फॉलो हो रहा है दैट इज SAS और साइड एंगल साइड। सो दिस इज द ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। ये वाला क्वेश्चन जो है, ये दोनों क्वेश्चंस भी स्पेसिमेन पेपर के हैं। क्वेश्चन नंबर 37 सर्कल्स का क्वेश्चन है। तो यहां पे दिया हुआ है इन द गिवन डायग्राम AC is a diameter and angle ADB is equal to 35 degree. Now AC is a diameter, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? एंड वैसे इसमें निकालना है हम लोग को x का वैल्यू है वो तो दिख ही रहा है। तो AC is a diameter, इसका सिग्निफिकेंस ये है कि AC जो डायमीटर है या AC जो आर्क है ADC, क्योंकि AC एक डायमीटर है इसलिए ADC जो आर्क है उससे जो एंगल सबटेंड हो रहा है एट द पॉइंट B दैट विल बी 90 डिग्री। कोई भी डायमीटर का एंड से अगर हम लोग सर्कमफ्रेंस के किसी और पॉइंट पे ज्वाइन करते हैं तो वो पॉइंट पे 90 डिग्री एंगल बनेगा और इस रूल को हम लोग बोलते हैं एंगल इन अ सेमी सर्कल। तो यहां पे एंगल इन अ सेमी सर्कल ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो लगेगा, जिसकी वजह से ये वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद एक और चीज ये है कि अगर हम लोग केयरफुली ऑब्जर्व करें तो जो AB वाला आर्क है, दिस आर्क A to B द माइनर, उससे हम लोग को दो एंगल्स मिल रहा है। एक तो ये एंगल, ये दोनों एंड से ज्वाइन करके ये एंगल मिल रहा है 35 डिग्री विच इज एट D,
और एक ये वाला एंगल मिल रहा है विच इज एट द पॉइंट सी। हम लोग को ये मालूम है कि सेम आर्क से अगर दो एंगल्स मिलता है दो अलग अलग पॉइंट्स पे ऑन द सर्कम्फरेंस, तो वो दोनों एंगल्स इक्वल होगा, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ अ रूल कॉल्ड एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। तो इसका मतलब ये अगर 35 है तो ये भी 35 है, बिकॉज दे आर कमिंग फ्रॉम द सेम आर्क। एंड अब अगर हम लोग केयरफुली ऑब्जर्व करें तो ट्राइंगल एबीसी में हम लोग को तीनों एंगल्स जो है वो पता है, मतलब कि बाकी दोनों एंगल्स का वैल्यू पता है एक्स को छोड़ के, और ये तीनों एंगल्स को ऐड करके ऑब्वियसली 180 डिग्री आएगा। सो एक्स प्लस 90 डिग्री प्लस 35 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब कि एक्स इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 प्लस 35, 90 और 35 को अगर ऐड करेंगे तो आएगा 125, 180 माइनस 125 आएगा 55। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज 55 डिग्री। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन विद द सेम बेस रेडियस एंड हाइट एज दैट ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, यानी कि एक कोन है और एक अलग सिलेंडर है, लेकिन दोनों का बेस रेडियस सेम है और दोनों की हाइट भी सेम है, is 120 centimeter cube. So the volume of the cone having the same base as that, same base radius and height as that of the cylinder is 120, यानी कि कोन का वॉल्यूम 120 सेंटीमीटर क्यूब है। What is the volume of the cylinder? Now ये जो है that is a very easy question, यहाँ पे कोई डिटेल वर्किंग वैसे नहीं चाहिए, हम लोग को बस ये देखना होगा यहाँ पे कि जो वॉल्यूम ऑफ कोन है उसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एंड वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। दोनों जगह मैंने रेडियस के लिए स्मॉल आर और हाइट के लिए स्मॉल एच यूज किया है, बिकॉज यहां पे बोला गया है कि कोन और सिलेंडर दोनों का हाइट भी इक्वल है और बेस रेडियस भी इक्वल है। सो इन दैट केस हम लोग ये देख पा रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ कोन जो है दैट इज नथिंग बट 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, बिकॉज पाई आर स्क्वायर एच इज नथिंग बट द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। सो पाई आर स्क्वायर एच की जगह हम लोग लिख सकते हैं वी सिलेंडर, यानी कि वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। So V cone is equal to 1/3 of V cylinder। अब हम लोग को वॉल्यूम ऑफ द कोन दिया हुआ है 120 सेंटीमीटर क्यूब, तो अगर वॉल्यूम ऑफ कोन की जगह हम 120 लगाते हैं 120 सेंटीमीटर क्यूब, तो V सिलेंडर हमको कैसे मिलेगा? बस 3 को हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा विथ 120, 3 into 120 हमको मिल जाएगा 360। सो 360 सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज ऑप्शन सी इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एंड दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। The volumes of two spheres are in the ratio 64:27. The ratio of their surface areas is। तो हम लोग को दो स्फीयर के वॉल्यूम्स का रेशियो दिया हुआ है और उन्हीं दोनों स्फीयर्स के सरफेस एरियाज का रेशियो हम लोग को निकालना है। सबसे पहला बात है कि किसी भी स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है, स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब। तो अगर हम एक स्फीयर के रेडियस को ले लें स्मॉल आर और दूसरे स्फीयर के रेडियस को ले लें कैपिटल आर, तो फिर हम लोग जानते हैं कि दोनों स्फीयर्स के जो वॉल्यूम्स होंगे वो होंगे 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब डिवाइडेड बाय 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, एंड दैट इज इक्वल टू 64/27। दोनों स्फीयर्स के वॉल्यूम्स का रेशियो यानी कि दोनों स्फीयर्स के वॉल्यूम्स का डिवीजन जो है दैट इज इक्वल टू 64/27। अब यहां पे हम लोग का एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि 4/3 पाई तो है कैंसिल आउट हो जाएगा, सो 4/3 पाई गेट्स कैंसिल्ड आउट। उसके बाद हम लोग के पास जो रह जाएगा दैट इज स्मॉल आर क्यूब डिवाइडेड बाय कैपिटल आर क्यूब। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं स्मॉल आर बाय कैपिटल आर होल क्यूब, एंड यहां पे हम लोग को मालूम है कि 64 जो है वो 4 का क्यूब है, 4 into 4 into 4, एंड 27 3 का क्यूब है, तो ये हो जाएगा 4/3 होल क्यूब। क्यूब क्यूब कैंसिल आउट, तो इससे हम लोग को पता चलता है कि स्मॉल आर बाय कैपिटल आर इज इक्वल टू 4/3, यानी कि जो दोनों स्फीयर्स के रेडियस है, रेडियाई है, उनका रेशियो है 4/3। तो फिर दोनों स्फीयर्स के सरफेस एरियाज का रेशियो क्या होगा? सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4 पाई कैपिटल आर 4 पाई आर स्क्वायर।
सो यहाँ पे दोनों स्फीयर्स के जो सरफेस एरियाज है उनका रेशियो होगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर बाय 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, एंड 4 पाई कट जाएगा और यहां पे हम लोग को फिर मिलता है स्मॉल आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट स्मॉल आर बाय कैपिटल आर होल स्क्वायर, एंड स्मॉल आर बाय कैपिटल आर का वैल्यू है 4/3, तो ये हो जाएगा 4/3 होल स्क्वायर, एंड वी नो दैट 4/3 स्क्वायर अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 4 स्क्वायर इज 16 एंड 3 स्क्वायर इज 9, तो ये हो जाएगा 16/9 या फिर 16:9, which is option D. Next question is from trigonometry. If sec theta minus tan theta equal to k, then sec theta plus tan theta equal to what? तो sec theta minus tan theta का वैल्यू अगर k है तो फिर sec theta plus tan theta का वैल्यू क्या होगा? यहाँ पे आप लोग को 4 ऑप्शंस दिए हुए k के टर्म्स में, तो इसको निकालने का जो सबसे इजी तरीका है वो ये है कि हम लोग को ये मालूम है कि sec square theta minus tan square theta equal to 1, sec square theta माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एंड जो आइडेंटिटीज है ट्रिगोनोमेट्री के उसमें से ये वाला आइडेंटिटी जो है इसको दूसरे फॉर्म्स में भी याद किया जाता है, बट हमें रिकमेंड करते हैं कि इसको इस फॉर्म में याद रखा जाए, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, बिकॉज ये वाला जो आइडेंटिटी है अगर उसको इस फॉर्म में याद किया जाए तो काफी सारे ट्रिगोनोमेट्री के प्रूविंग सम्स में रेडिली ये यूज में आ सकता है। अब यहां पे हम लोग ये जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है दैट कैन बी रिटन एज a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो ये हम लोग को इस तरह से मिल जाएगा sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1, एंड हम लोग को ये दिया हुआ है कि sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू k, तो इसका मतलब है कि sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू के इज इक्वल टू 1, फिर वो के नीचे चला जाएगा ऑन द राइट हैंड साइड डिवाइड में, तो sec थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू आ जाएगा 1/k, सो द आंसर इज ऑप्शन डी 1/k। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, इफ अ पोल 6 मीटर हाई casts a shadow 2√3 मीटर लॉन्ग, देन द सन्स एलिवेशन इज, तो अगर एक पोल है, और ये वैसे हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, अगर एक पोल है 6 मीटर हाइट का और जो शैडो वो गिरा रहा है ग्राउंड पे, जो शैडो उसका पड़ रहा है ग्राउंड पे, उस शैडो का लेंथ है 2√3 मीटर, इन दैट केस सन का एलिवेशन यानी कि कौन से एंगल ऑफ एलिवेशन पे हमको सन दिख रहा है, यानी कि जो ऑब्जर्वर है उसको सन दिख रहा है, ये हम लोग से पूछा है। अगर इसको हम लोग डायग्रामेटिकली देखें तो इसका डायग्राम ऐसा होगा, ये जो लाइन ऑफ साइट है इस पे जाकर के सन रहेगा, एंड जो शैडो है पोल का वो इस तरह से पड़ेगा ऐसे, ये है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि अपना ओरिजिनल लाइन ऑफ साइट से जिस एंगल पे हमको देखना पड़ रहा है सन को देखने के लिए डायरेक्टली। अब यहां पे पोल का हाइट दिया है हम लोग को 6 मीटर, यानी कि ये वाला जो साइड है वो है 6 मीटर, शैडो का लेंथ है 2√3 मीटर, ऑब्वियसली शैडो जो है वो ये होगा एट द बेस ऑन द ग्राउंड, तो ये दिया हुआ है 2√3 मीटर। देन हम लोग को ये जो एंगल है थीटा, लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, इसका वैल्यू हम लोग को निकालना है, सिंपल है, परपेंडिकुलर और बेस हम लोग को दिया हुआ है, तो tan थीटा हम लोग यूज करेंगे, तो यहां पे tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस हम लोग को मिलेगा 6/2√3। अब 2 और 6 को कैंसिल करेंगे तो आएगा 3, और √3 और 3 को कैंसिल करेंगे तो एक √3 रह जाएगा, बिकॉज हमेशा ये याद रखना चाहिए कि √x इंटू √x इक्वल टू x, यानी कि √3 को और एक √3 से मल्टीप्लाई किया जाए तब हम लोग 3 मिलेगा, तो इसका मतलब है कि अगर एक √3 से एक 3 को कैंसिल करेंगे तो एक √3 बच जाएगा। tan थीटा इक्वल टू √3 होता है फॉर थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, बिकॉज tan 60 डिग्री √3 होता है, तो इसलिए थीटा का वैल्यू होगा 60 डिग्री, which in this case is option A। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो है वो प्रोबेबिलिटी का है, अगेन ये स्पेसिफिक पेपर का क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सन राइजिंग फ्रॉम द ईस्ट इज लेट्स से P ब्रैकेट में S, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ PS। सो
प्रोबेबिलिटी ऑफ सन राइजिंग फ्रॉम द ईस्ट, ये एक श्योर इवेंट है, होगा ही होगा हर रोज। तो कोई भी श्योर इवेंट जो है वो बिकॉज उसका होने का चांसेस 100% है, तो इसका मतलब उसका प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 होगा। तो इसलिए जो आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, दैट इज इक्वल टू 1। ऑप्शन बी जो है लेस देन 0 वो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता। ऑप्शन डी भी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज किसी भी इवेंट का होने का चांसेस या प्रोबेबिलिटी 100% से ज्यादा नहीं हो सकता या 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी तो वैसे भी कैंसिल आउट है। यहाँ पे ऑप्शन ए वो तभी हो सकता है जब हम लोग किसी इम्पॉसिबल इवेंट का बात कर रहे हो। तो अगर ऐसा क्वेश्चन होता प्रोबेबिलिटी ऑफ द सन सेटिंग इन द ईस्ट, तो फिर हम लोग ये बोलते कि वो एक इम्पॉसिबल इवेंट है और इसलिए उसका प्रोबेबिलिटी 0 होगा। तो यहाँ पे यही तो पॉसिबल ऑप्शंस यानी कि कंसिडरेबल ऑप्शंस थे जिनको कंसिडर करना था हम लोग को, और उसमें से बिकॉज द इवेंट गिवन इज अ श्योर इवेंट, तो आंसर होगा इक्वल टू 1 यानी कि सी। इन एमसीक्यूज में जो एक एमसीक्यू डिस्कस करना रह गया है वो है स्पेसिमेन पेपर का एक एमसीक्यू जो कि स्टैटिस्टिक्स चैप्टर से था, तो वो हम यहाँ पे वर्बली डिस्कस करेंगे। तो स्टैटिस्टिक्स चैप्टर का जो एमसीक्यू स्पेसिमेन पेपर में था, तो इस तरह से हम लोग को दिया हुआ है, द मीडियन ऑफ अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज फाउंड ग्राफिकली बाय ड्राइंग। तो एक ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीडियन हम लोग को कैसे मिलता है, ये हम लोग से पूछा गया है। ग्राफिकली किस तरह से हम लोग को मिलता है, बाय ड्राइंग। और ऑप्शंस है अ लीनियर ग्राफ, अ हिस्टोग्राम, अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन या फिर अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। तो हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग को मीडियन निकालना होता है ग्राफिकली एक ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि एक क्लासेस वाले डिस्ट्रीब्यूशन का, तो हम लोग एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व यानी कि एक ओजीव ड्रॉ करते हैं। उसको हम लोग ओजीव बोलते हैं, उसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व भी बुलाया जा सकता है। इस केस में जो बाकी के ऑप्शन है लीनियर ग्राफ, हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, दे आर रॉन्ग। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, दैट इज द फोर्थ ऑप्शन, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर।